नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अमीर खुसरो ने कभी कहा था, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी हुआ की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जबलपुर से जुड़ी 4 प्रेम कथाओं की एक श्रृंखला के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। लेखक हैं प्रख्यात कथाकार राजेंद्र चंद्रकांत राय। 36 पृष्ठों की एक प्रेम कथा है जो विलियम हेनरी स्लीमैन पर आधारित है। प्रेम के फंदे में एक गर्दन, 6 पृष्ठों की 6 किस्तों के साथ आपके सामने होऊंगा। आज सुनिए पहली किस्त, विलियम हेनरी स्लीमैन, प्रेम के फंदे में एक गर्दन। 24 जनवरी 1856। प्रवास और प्रवास। यात्राओं ने उन्हें तोड़ कर रख दिया था। टांगें कांपने और दरजने लगी थीं। बिना कोई सहारा लिए 10-5 मिनट का समय बिताना भी उनके लिए अब नामुमकिन होने लगा था। घुटनों के इर्द गिर्द चिलकन का एक घेरा सा बनता, फिर वह पूरे शरीर में किसी धारदार चाकू की तरह पैबस्त हो जाता। जिस्म थरथराहट की गिरफ्त में चला जाता। जांघों के अंदर का हिस्सा चिरने फटने लगता। फिर यही चीर फाड़ एक घुड़दौड़ में बदल जाती। आरियों के घोड़े अपनी टापें बजाते पूरे शरीर में कूदने फांदने लग जाते। दर्द का सैलाब उमड़ पड़ता। तकलीफ़ों के बांध टूट जाते। पहले कनपटियों पर पसीना आता, फिर सिर का ऊपरी हिस्सा नम पड़ने लगता। आंखें भिज जाती और घने अंधकार में चिंगारियां चिटकती हुई नजर आने लगती। तब वे राहत का एक कतरा पाने के लिए शीशम की लकड़ी से बनी आराम कुर्सी की पुश्त पर ढह जाते। समय भागता रहता। उनकी देह निढाल होकर समय की परिधि से बाहर छिटकती रही। फिर शरीर को हिलाने की भी हिम्मत करना जोखिम जैसा लगने लगता शरीर हिला कि पीड़ा की हिलोरें उन्हें गहरे समुद्र में खींच ले जाएंगी। जीवित धमनियों वाला मरा हुआ शरीर घंटों उसी दशा में पड़ा रहता। फिर पीड़ा धूप निकलने पर घास पर लेटी ओस की मानिंद उड़ने लगती। शरीर चैन पाने लगता। दर्द की भीषणता से निजात मिल जाती। मगर उनका भय बना रहता। वे सांस लेने में भी डरते कि कहीं फिर वही दर्द उन्हें अपनी गिरफ्त में ना ले ले। वे अंगुलियां तक न हिलाते और पलकों को उघाड़ने से भी बचने की कोशिश करते। इस अर्धचेतन दशा में भी उन्हें यही महसूस होता कि वे अपनी आराम कुर्सी पर नहीं हैं, बल्कि एक मजबूत कदकाठी वाले घोड़े पर सवार हैं। घोड़ा उन्हें लेकर भाग रहा है। सरपट, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, जंगल, झाड़, मैदान, पठार, खेत, खलिहान, नगर, बस्तियां, स्त्री पुरुष, सेना, फौज, दरबार, सिपाही, बादशाह और महल, सब एक एक कर पार होते जा रहे हैं। घोड़ा कहाँ कहाँ नहीं जाता। उसकी राहें और दिशाएं अनंत हैं, अगम हैं। कभी वह नेपाल के जंगलों को फलांग कर युद्ध में शरीक हो जाता, तो कभी वह भीषण बीमारी से ग्रस्त उनके रेजिमेंट के सैनिकों की तीमारदारियों में जुट जाता। कभी वह सागर नर्मदा घाटी के सिविल दफ्तरों में फाइल खोलने लगता, तो कभी नरसिंहपुर के कंदेली में पीले रुमालों के मालिकों की कथाओं का अथक श्रोता हो जाता। फिर मड़ेसुर की जमीन खोदकर निकाली गई असंख्य सड़ी गली लाशों की दुर्गंध से बिना बिद के दो चार होता रहता और वहाँ से उड़कर जबलपुर की कचहरी में जा खड़ा होता। फिर वह लखनादौन में आम के बाग से सबूत हासिल करता और दंत कथाओं में बसे हुए खूंखार भवानी भक्तों को किस्सों के संसार से निकालकर यथार्थ की दुनिया में ले आता। उन पीले रुमाल वाले हत्यारे ठगों को जबलपुर, कोहका टोला और बंदी गांव के जिन पेड़ों और सूली स्तंभों पर लटकाया गया था, उनकी शिनाख्त करता। वहाँ भी उसे जब सुकून न मिलता तो वह रिफॉर्मेटरी स्कूल की इमारत के परिसर में चहलकदमी करने चला जाता। फिर उसका मन करता कि वह कदम तलैया की खुली जेल में उगाई गई तरकारियों का स्वाद पाए, तो उधर का रुख कर लेता। उसे अपनी उस पीठ पर रश्क होता जिस पर एक फ्रांसीसी नवयौवना को अपने मालिक के साथ बैठाकर कोहका टोला ले गया था।
वहाँ से पाई गई मनमांगी मुराद का जश्न मनाते जोड़े के आनंद में शामिल होने के लिए अस्तबल में बिताए जाने वाले अपने अकेलेपन के साथ वह झूमता भी है। जबलपुर से हिमालय की लंबी यात्रा पर अपने मालिक को ले जाकर हवा पानी बदलाता है और मकबरों मीनारों के शहर दिल्ली से होकर आगरे की मार्फत फिर से बुंदेलखंड के लोकगीतों में रमने के लिए वापस भी चला आता है। पर चैन कहाँ, आराम कहाँ। अवध के इलाकों का दौरा भी तो उसी की पीठ पर लिखा है। तराई के जंगलों, बैसवाड़े के खेतों और क्रूरतम जमींदारों के दर्दनाक कारनामों के दस्तावेज जमा करना, राजपूतों द्वारा अपनी नवजात बेटियों की हत्या पर दुख मनाना और लखनऊ के रेजिडेंसी में आंसू बहाने का काम भी तो उसी को करना था। यह घोड़ा उसका मन है, मन ही उसका घोड़ा है। पूरा जीवन घोड़े की पीठ पर ही तो बिताया है उन्होंने। घोड़ा उनकी तकलीफ़ में हिस्सेदार है और वे घोड़े की रफ्तार में। उनकी रीढ़ की हड्डी में हजारों धक्के जज्ब हैं। उन असंख्य धक्कियों ने ही तनी हुई रीढ़ को अब मुलायम, भुरभुरी और टूट फूट कर आखेट स्थल बना डाला है। शरीर के हिलने से हड्डियां तड़तड़ाने लगती हैं, सिर भन्नाने लगता है और माथे के भीतर हजारों ततैये उड़ने लगते हैं। योद्धा जर्जर हो चुका है। प्रत्येक योद्धा एक दिन जर्जर हो जाता है। जर्जर होने से पहले उसने जो जांबाजी दिखाई, जिस मेधा का प्रदर्शन किया, उससे यह देश चकित है। यहाँ के लिए तो वह नायक ही बन चुका है, देसी लोगों का विदेशी नायक। अजब मामला है। जो हिंदुस्तान को गुलाम बनाने आए, उसे लूटने और जीतने आए, उन्हीं की कौम का एक प्रतिनिधि हिंदुस्तानी दंत कथाओं का नायक बन गया। इस देश के बाहर उसका एक अपना देश भी है। उसके कारनामों के किस्से वहाँ तक जा पहुँचे हैं। इधर के लोगों में कृतज्ञता है तो उधर के लोगों में गर्व कि उनके एक रणबांकुरे सैनिक ने मेजर जनरल के ओहदे तक का सफ़र पूरा किया, परंतु अपना सैनिक वाला जज्बा कभी नहीं खोया। लड़ाकूपन से मुंह नहीं मोड़ा, घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा रहा, रीढ़ की हड्डी में दरारें आने दी मगर उसे झुकने नहीं दिया। उनका भी वह समय अब आ चुका था जब एक योद्धा जर्जर हो जाता है। अंदर का रेशा रेशा टूटने लगता है, मजबूत ठाठ दरकने लगता है, निर्माण का ध्वंस आरंभ हो जाता है, काया छूटने लगती है, कर्म ही शेष बचे रहते हैं अपना किस्सा खुद बयान करने के लिए। कलकत्ता। यह जर्जर योद्धा अंग्रेज़ों की राजधानी कलकत्ता आया हुआ है। कमज़ोर और स्लथ पहले भी यहाँ आ चुका है, पर तब वह युवा था। फोर्ट विलियम कॉलेज के पुस्तकालय की सीढ़ियों पर उसकी पदचापें आज भी पिन्हा हैं। किताबों पर अंगुलियों के स्पर्श अब भी रचे बसे होंगे। किसी कॉलेज में अध्यापक बनने की तमन्ना उसे लाइब्रेरी में खींच लाया करती थी और किताबों के प्रति अनन्य आकर्षण उसे अपने तिलिस्म में बांधे रखता था। अगर उस फ्रांसीसी सैलानी थ्यूनाट की लिखी हुई यात्रा वृतांतों की किताब उसके हाथ न लग गई होती तो शायद उसका जीवन भी एक अदने से नौकरी पेशा अंग्रेज़ का जीवन होकर ही रह गया होता। अंग्रेज़ों के उपनिवेश सारी दुनिया में फैले हुए थे और जिन अंग्रेज़ों के मन में स्वामित्व भोगने और धन कमाने की आकांक्षाएं हिलोरे मारती, वह ऐसे ही किसी उपनिवेश में जाने के सपने देखने लगते। उपनिवेशों में जाने वालों की ज़रूरत भी होती, सो उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा होने में कोई कठिनाई भी नहीं होती। हाँ, प्रतिकूल मौसम, प्रतिकूल परिस्थितियाँ और जान का जोखम हरदम बना रहता, पर उसकी तुलना में विजेता राष्ट्र का नागरिक होकर गुलाम मुल्क में सिर तान कर घूमना ज़्यादा आह्लादकारी होता। हुक्म चलाने का अपना सुख होता है। गुलामी बुरी चीज़ है, परंतु अपनी स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानने वाला भी किसी को गुलाम बनाने की इच्छा से भी पीड़ित होता ही है। जो अंग्रेज अपने मुल्क में एक साधारण नागरिक मात्र होते हैं, वही उपनिवेशों में पहुंचकर माई बाप हो जाते हैं। उनके अंदर की क्रूरताएं तृप्ति के रास्ते खोजने लगती हैं। गुलामों की दीनता में ही उनकी श्रेष्ठता का खाद पानी होता है। पर यह व्यक्ति वैसा नहीं था। इंग्लैंड के बाहर जाकर जीवन जीने और जोखम उठाने की आकांक्षा उसके अंदर भी धड़की होगी, परंतु वह उन भिन्न लोगों में से एक था जो जिंदगी को एक नया अर्थ देने के अनोखेपन का शिकार हो गए होते हैं। खोज और उपलब्धियां उनका लक्ष्य बन जाती हैं।
धर्म और संस्कृतियां उन्हें लुभाती हैं और वे जीवन के नए नए तात्पर्यों से साक्षात्कार करने में आनंद और रस पाने लगते हैं। वही रसिक योद्धा अब जर्जर हो चुका है। जर्जर रसिक कलकत्ता आया है, थका हारा, इंग्लैंड लौट जाने के लिए, अपने वतन में अंतिम सांसें लेने की इच्छा से। वहाँ समुद्र में जहाज खड़ा है, मोनार्क। इधर कुछ यूरोपियन अफसर और सैनिकों का एक दस्ता खड़ा है। उन सबकी निगाहें शहर कलकत्ता से तट की ओर आने वाले रास्ते पर टिकी हुई हैं। वे किसी के इंतज़ार में हैं। कोई वहाँ आने वाला है। आने वाला जो भी हो, वह जरूर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, तभी तो इतना चौकन्नापन और व्यग्रता है। ज़्यादा वक्त नहीं बीतता कि तट की ओर आने वाले उस रास्ते पर पहले धूल का गुबार उड़ा, फिर घोड़ों की टापें बजती हुई सुनाई पड़ी और उसके बाद घोड़ों की आकृतियां धुंध से प्रकट होने लगीं। घोड़ों के एक छोटे से झुंड के पीछे घुड़सवार सैनिकों की ओट में चलने वाली बग्घी भी नजर आने लगी। उसके दिखते ही इधर खड़े अफसर और ज़्यादा सतर्क हो गए। बग्घी के आगे घुड़सवार सैनिक थे, बग्घी के पीछे घुड़सवार सैनिक थे। एक मध्यम चाल उन सबको वहां लेकर पहुंची। अफसरों और सैनिक दस्ते ने सलामी दी। घुड़सवार सैनिक किनारे की तरफ चले गए। वहां जाकर घोड़ों का मुंह इधर की ओर करके एक अनुशासित कतार में खड़े हो गए, स्थिर, शांत, चैतन्य। दो यूरोपियन अफसर बग्घी की ओर बढ़े। एक ने बग्घी का दरवाज़ा खोला। बग्घी से एक प्रौढ़ फ्रेंच महिला बाहर आई। अफसर ने अपना हैट उतारकर सम्मान में सिर को थोड़ा सा झुका दिया। महिला हड़बड़ाई हुई और चिंताग्रस्त है। उदासी की एक परत उनके चेहरे पर आकर लेट गई है। अफसर ने सैनिकों की ओर इशारा किया। दो सैनिक एक स्ट्रेचर लेकर फुर्ती से वहां पहुंच गए। अफसर ने बग्घी के अंदर की तरफ देखते हुए कहा, गुड इवनिंग सर। अंदर से मध्यम स्वर आया, गुड इवनिंग। अंदर वाले व्यक्ति अस्वस्थ होंगे। वे कुछ खुद की कोशिश और कुछ उस अफसर की कोशिशों से स्ट्रेचर पर लेट गए। महिला स्ट्रेचर के पास आई, उस लेटे हुए व्यक्ति को देखकर मुस्कुराई। नाउ हाउ यू फील विली? नॉट बैड एमी। ओके। स्ट्रेचर पर एक सैनिक आया, अवश्य लेटी हुई है। उनके पीछे दो पेटियां भी उतारी गईं, जिनमें छपी अनछपी किताबें, रपटे, डायरियां, रजिस्टर और कागजातों के पुलिंदे भरे हुए हैं। घुड़सवारों ने और पहले से वहां मौजूद सैनिकों ने विदाई की सलामी दी तो फिर से एक किनारे पर कतार लगाकर खड़े हो गए, अनुशासनबद्ध। महिला, जो उस अस्वस्थ व्यक्ति की पत्नी है, विदा देने आए हुए अफसरों और सैनिकों का भी आभार प्रकट कर रही है। सैनिकों की ओर अलविदा का हाथ हिला रही है। स्ट्रेचर के साथ साथ कुछ अंग्रेज और कुछ हिंदुस्तानी लोग चल रहे हैं। ये उस व्यक्ति के मित्र और आत्मीयजन हैं। ये सब कभी न कभी उसके साथी, सहयोगी और सहकर्मी रहे हैं, विभिन्न अभियानों के कर्ता और साक्षी, अपने प्यारे और आदरणीय नायक के प्रेमी। इन्हीं लोगों की सहायता से यह अवश्य योद्धा जहाज पर सवार होगा, इस देश को अलविदा कहेगा, अपने को इस आबो हवा से विभक्त करेगा, कर्मभूमि से अलहदा होगा, कहेगा जा रहा हूँ, स्वस्थ होते ही फिर लौटूंगा। तो साथियों, आज प्रेम के फंदे में एक गर्दन विलियम हेनरी स्लीमन की कथा की पहली किस्त आपने सुनी। ये सच्ची कथाओं की श्रृंखला है खुसरो दरिया प्रेम का। अगले एपिसोड में प्रेम के फंदे में एक गर्दन विलियम हेनरी स्लीमन की प्रेम कथा की दूसरी किस्त के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। लाइक भी कीजिए, डिसलाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए और अपने बहुमूल्य सुझावों से मुझे बेहतर कंटेंट बनाने में सहयोग कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।